नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आतंकी वारदातों में इजाफा हो रहा है, ये चिंता का विषय है। सरकार किसकी है, इस पे टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आतंकवादी का ना कोई धर्म होता है, ना जाति होती है, ना संवेदना होती है, ना मानवता होती है। लेकिन जब आतंकी वारदातें बढ़ती हैं और उसमें जब जान माल का नुकसान होता है, उसमें हर एक व्यक्ति को चिंता रहती है। वो चाहे वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हो या फिर देश का बाशिंदा हो, उसको चिंताएं रहती है कि आखिरकार आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है। और ख़ासतौर पर आज जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि मुझे चिंता हो रही है कि कहीं सरकार को स्थिर करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स तो नहीं दी, इस तरह की वारदातें तो नहीं की जा रही हैं, ये एक वाकई ही निंदनीय है। 2 इनकाउंटर इस वक्त चल रहे हैं और शाम को 2 प्रवासियों पर गोलीबारी की गई। हालांकि उनकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन इस सब के लिए चिंता का कारण बना हुआ है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस वक्त नई सरकार बनी है। 2018 के बाद पहली मर्तबा लोगों को चुनी हुई सरकार मिल रही है और सिर्फ एक लेश मात्र दिन बचा हुआ है। 4 तारीख को पहला विधानसभा का सत्र होना है, पहला यूटी का सत्र होना है और उसमें स्पीकर का चयन होना है, डिप्टी स्पीकर का चयन होना है, एलओपी बनाया जाना है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, लगातार कश्मीर वैली के अंदर 2 इनकाउंटर, एक खानियार में, कोकरनाग में इनकाउंटर चल रहा है। ये वाकई में दिल दहलाने वाला है, क्योंकि लोग अमन चाहते हैं, कश्मीर के हो, जम्मू कश्मीर के हो या फिर देश के हो। क्योंकि ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य के जवान ने यहाँ पर आकर के अपना बलिदान ना दिया हो। और वो बलिदान किस लिए दिया है कि देश में अमन रहे, जम्मू कश्मीर में अमन रहे। अमन की खातिर उन्होंने बलिदान दिया है। लिहाजा एक सबका कंसर्न है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम का कंसर्न नहीं है, सिर्फ चुनी हुई सरकार का कंसर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि एलजी को पावर दी गई है तो उसका कंसर्न नहीं है, केंद्र सरकार का भी कंसर्न है। पहले हम बताते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया है, उनको संदेह क्यों है, क्या वजह है कि उनको ऐसा डाउट हो रहा है कि कुछ ऐसी ताकतें उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। पहले हम बताते हैं। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं, चलिए देखिए, खुद उन्होंने कहा कि कुछ लोग अस्थिरता फैलाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या सरकार को अस्थिर करने वाले कौन से लोग हैं। इवन उन्होंने यहाँ तक बोला है कि आतंकवादी अगर पकड़े जाते हैं तो उनसे भी पूछना चाहिए कि उनके आका क्या चाहते हैं और उनकी मंशा क्या है। फारूक अब्दुल्ला ने बहुत सारी चीज़ें आज कही हैं, बड़ी चुप्पी तोड़ी। हालांकि कुछ वक्त पहले भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भूल जाए कि वो अपने मंसूबा में पूरा होगा और कश्मीर पाकिस्तान बन पाएगा। आगा साहिब रूहुल्लाह मेहंदी जो सांसद हैं श्रीनगर से, उन्होंने भी बड़ी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि दुखी हूँ, बड़गाम में नागरिकों पर आतंकी हमलों से खबर से मैं बड़ा दुखी हूँ। पीड़ितों और उनके परिवार के साथियों के साथ सहानुभूति चल रही है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति चिंता है, जो चिंतित है, हर एक व्यक्ति वो चिंतित है जिनका कंसर्न इन आतंकी वारदातों से जुड़ा हुआ है, जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन फैले, शांति आए। गुलजार जी जी जी,
अब हम सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ कर्नल एस.के. मंगोत्रा, एक्सट्रीम राइट पे रिटायर्ड कर्नल एस.के. मंगोत्रा। कल साहब आपका स्वागत है। राकेश पंत भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, राकेश जी आपका भी स्वागत है। एडवोकेट निसार गट्टू एनसी से ताल्लुक रखते हैं, निसार साहब आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर विजय सागर धीमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर साहब आपका भी स्वागत है। निसार साहब आपने देखा होगा किस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि कहीं कोई सरकार को अस्थिर तो नहीं करना चाहता है। आप क्या कहें? देखिए अरुण जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, किलिंग किसी भी व्यक्ति की हो, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी जिसे बोलते हैं अदा में हो, गलत है और हर बंदे को इसको कंडेम करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टांस आपने आज से पहले 96 में भी देखा होगा, उसके बाद भी देखा है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक साहब, उमर साहब ऑलवेज इन चीज़ों का लेके चलते हैं कि जितनी भी पाकिस्तान की या उनके एजेंटों की या किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी चीज़ लोगों को सताने में, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की डेवलपमेंट को अनस्टेबल करने के लिए उन्होंने हमेशा कंडम किया। और आज भी फारूक साहब ने ये कहा, उनको जो ये दिमाग में होगा कि ऐसी चीज़ें यहाँ पे करने से उनको ये पाकिस्तान बनेगा, तो ये मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। लेकिन इन चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। औथ के सून बाद इस एग्रेशन में ज्यादती आ गई। यस, चिंता का विषय यही है कि औथ के बाद इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। औथ के बाद आखिर किन लोगों को इस चीज का फायदा हो रहा है? देखो, पाकिस्तान को इस चीज का फायदा इलेक्शन से, यहाँ की असेंबली से, यहाँ की किसी भी चीज से जो डेमोक्रेटिक सेटअप रिस्टोर होता है तो उनसे फायदा होना मुश्किल है जी। आखिर कौन लोग हैं जो यहाँ सत्ता में या उनका वोट बैंक छिना हुआ है या सेंटर में किनको फायदा हो रहा है, इस चीज को सोचने की जरूरत है जी। आखिर यहाँ पे अगर देखा जाए सिक्योरिटी लैप्सेस हैं। आपने लास्ट टाइम देखा होगा जब ये इलेक्शन का सिनेरियो करीब आने लगा तो जूं ही इलेक्शन का एक वो बिगुल बजने लगा तो हमने मिलिटेंसी का अप्रेज देखा। यहाँ पे आपने कुठवा से बंदे देखे, डोडा में एनकाउंटर हुआ, कुठवा में हुआ, बनाल में हुआ, राजौरी में हुआ, पुंछ में हुआ, जो कि जम्मू ऐसा खित्ता था कि डिस्पाइट 90s में इतनी पीक मिलिटेंसी थी, यहाँ पे इतने अटैक्स नहीं हुए। आखिर ये लैप्सेस कहाँ आ रहे हैं? ये रेज क्वेश्चन करते हैं सिक्योरिटी लैप्सेस पे और उन लोगों पे जिनको यहाँ पे अनस्टेबल करने का, यहाँ पे डेमोक्रेसी रेस्टोर करने के बाद उनको उसका फायदा हो रहा है यहाँ की डेमोक्रेसी को अनस्टेबल करके। जी, तो ये चीजें हमने कहीं ना कहीं कर्नल मंगोत्रा, आपने काफी समय कश्मीर में दिया है और आपने बड़े दौर देखे जब आतंकवाद पीक पर था और अब शांति आई थी। ये मान के चलना चाहिए 5 अगस्त 2019 के बाद थोड़ा अमन यानी पीस प्रवेल कर रहा था, लेकिन अचानक ही चुनाव होते हैं, 2024 में नतीजे आते हैं, उत्सर्वनी होती है और उसके बाद अब देखते हैं थोड़ा लगातार इजाफा हो रहा है। क्या कारण लगते हैं आपको? विनोद जी, आप देखिए कि 1947 से अगर आप लें, ये दौर जो है वो चलता आ रहा है जी। हम सिर्फ जब भी थोड़ा सा ये लगता है कि भाई शांति होने को आ गई, हम लोग एक फैल जाता है कि जी अभी पीछे आपने देखा 5-6 साल से हो रहा था, नहीं जी कि दौर बिल्कुल शांत हो गया। अब देखिए लाल चौक में भी लाइटें जल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। डल लेक में भी एकदम, इस बार टूरिज़्म भी आपने देखा कि ज़बरदस्त टूरिज़्म हुआ, ये कुछ कहने की बात नहीं। बट प्रॉब्लम यही है कि वो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता पाकिस्तान, और उनका ये है कि इस चीज़ को लाइव रखना ही रखना है। उनका मुद्दा कुछ नहीं है, जैसे अभी एडवोकेट साहब ने बताया कि कोई किसी को, पाकिस्तान को कोई गेन नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, पर उसको ये है कि वो एक इशू लाइव रखना चाहता है और कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो करवाना चाहता है जो वो सपोर्ट करता है, ताकि इंटरनेशनल फॉर्म में ये रहे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान अभी वो डिस्प्यूटेड ही चल रहा है, वो अभी उसका फैसला नहीं हुआ, जबकि हम लोग इसको मानते हैं, सब कुछ इसका सेटल हो चुका है, हम इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। जी प्रॉब्लम है देश के, जब अब ये जो गैप आता है उसमें इनवेरेबली आप देखोगे कि रे विल रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड सडनली यू विल फाइंड कि देयर आर सर्टेन अटैक्स। अभी
जहाँ तक हमें लगता है ये पिछले काफ़ी 1-1.5 साल से बिल्कुल शांति वाला वातावरण चल रहा था, पर ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे। और अब जो लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है वो छोटे छोटे ग्रुपों में हुई और बटे हुए हैं, स्प्लिंटर ग्रुप्स है जो कि अलग अलग जगहों में काम कर रहे हैं। उनको टास्क दे दिया जाता है कि आप फलां तरीक को ये इस इलाके में करेंगे, उसके बाद दूसरा है वो फिर शांत हो जाता है और दूसरे इलाके में जाकर स्प्लिंटर ग्रुप फिर एक्टिव हो जाता है। बट इसके साथ जो स्लीपर सेल्स हैं हमारे वहाँ पर पाकिस्तान के पेड, आप ये कह दें कि वहाँ कुछ नहीं है, दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज मैंने 23 साल वहाँ पर गुजारे हैं और मैं खुद जानता हूँ, देखा है मैंने। स्लीपर सेल्स वहाँ पर हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। अब जिस इलाके में उन्होंने करना है उसको एक्टिव कर दिया और वो उनको, अब दी प्रॉब्लम इज दिस के वेयर इज दी हमारी जो सिक्योरिटी सेल्स हैं। मैं आपको सिंपल एक सवाल पूछता हूँ कि देखिए इन्फिल्ट्रेशन होती है बॉर्डर से, 70 किलोमीटर अंदर आकर वो एक्टिविटी करता है या 40 किलोमीटर एक्टिविटी करता है अंदर आकर। अब वो जो एक्टिविटी करता है तो वो जो 70 किलोमीटर अंदर आया है उसका ब्यौरा कहाँ है, किसके पास ठहरा हुआ था, कहाँ उसने एमुनेशन इकट्ठा किया, कहाँ उसने खाना खाया। तो इसे रेकी की ऐसा तो है नहीं आए एक दिन ऑपरेशन किया और चले गए। किसी भी ऑपरेशन को, चाहे वो हमारा आर्मी का ऑपरेशन हो या टेररिस्ट का ऑपरेशन हो, इट टेक्स टाइम, इट हैज टू बी प्लान्ड, सब कुछ उसको करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये कहाँ हुआ, और जो इस चीज़ को देख रहे थे उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। तो इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा आवाम, इंटेलिजेंस एजेंसीज में आपस कोऑर्डिनेशन, लोकल जो आवाम है, जो लोकल वहाँ पर वो है, उनका जब तक कोऑर्डिनेशन है इनका सारा नहीं होगा तब तक है। आप जैसे अभी दुआ जी ने कहा, हमारे हिंदुस्तान के कोई भी स्टेट मुझे बता दिए जिसका शहीद ना हुआ हो एनकाउंटर में, वहाँ पर अगर वो कर सकते हैं तो फिर मैं मानता हूँ। देखिए ये बिल्कुल सही है कि सर मेरे पीछे हथियार लगा हुआ, बताइए मैं कैसे आपको आके बता सकता हूँ। आपको भी शहादत देनी पड़ेगी, आपको भी अपने बच्चे जो हैं वो मरवाने पड़ेंगे। अगर आप वहाँ भेज सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं मरवा सकते जी। आप करिए, शहादत दीजिए एक दो। जिस दिन ये पता लग गया कि अवाम हमारे साथ नहीं रहा, अवाम उनके साथ हो गया है, उन्होंने जाके बताना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखिए मिल्टन जी, मैं इनको कई बार मैंने वहाँ स्पीच दी थी तो मैंने कहा देखिए मिल्टन सी तब कश्मीर से जाएगी जब आप लोग आके हमको बोलेंगे बोले साहबा आख नफर छू या पर जनाब, आख नफर छू या पर जनाब, तब मिल्टन सी जाएगी। अदरवाइज ये छुटपुट वारदातें चलती रहेंगी क्योंकि पाकिस्तान अपनी रोटियां सेकता है इसके ऊपर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया है कि अब्दुल्ला सरकार को डिसेबल करने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कोई एजेंसी का काम भी हो। देखिए ये जो स्टेटमेंट ऑफ कोट कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जी मैं तो इसको वेलकम करता हूँ। जी, बट एज एन एनालिस्ट अगर आप इसको एनालाइज करें तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो अभी अभी पार में आई है, अभी पहला सेशन शुरू नहीं हुआ, जैसे आपने बोला 4 मंडे को शुरू होना है, जी, तो वहाँ पे अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो नॉर्मल बात है कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी। तो ये एक किस्म का आई वुड से डिफेंसिव ऑप्शन है कि हम बोलें कि हमको डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? जब प्रधानमंत्री ने भी ओथ ली थी एज आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस, उस दिन भी रियासी में 9 जून को ऐसे ही वारदातें हुई थी और वो उसके बाद बढ़ती चली गई, उसके बाद बढ़ती चली गई और शायद आज भी वही हो रहा है। अब कौन इंटरेस्टेड है इन चीजों में करने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि फारूक साहब ने कोई गलत स्टेटमेंट दी है, परंतु मैं कह रहा हूं कि ये एक किस्म की डिफेंसिव मेंटालिटी थी। अब पहले इसको एनालाइज करिए ना, आर यू बिकमिंग गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? नो, आप पिछले 40, 50, 60 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं। आपको मालूम है पॉलिटिशियंस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, पूरा टेररिज्म के बारे में। तो ये इसका एनालिसिस क्या है? एनालिसिस इसका ये है कि अभी ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं रहा। मिलिट्री ने जो काम करना था पिछले 40 साल, दे हैव रीच्ड 80% एफिशिएंसी, नाउ इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। अगर आपकी ओपनिंग सेंटेंस अगर आपने जो अभी दिया है, अगर आपको याद हो कि आपने बोला ये सबकी जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट ने भी करना है, एलजी ने भी करना है, लोगों ने भी करना है, प्रधानमंत्री ने भी करना है। मतलब कि इट इज ए म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी टू फिनिश दिस। परंतु हमारी प्रॉब्लम जो अगर हम पीछे 40-50 साल में जो यहाँ पे हुआ है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म हमेशा कैरी किया है, वोट बैंक पॉलिटिक्स हमेशा चले हैं। उस चीज को अभी हमने भूलना होगा और मिलकर के बात करना होगा। अभी ये जो इंसिडेंट हुए हैं इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करें।
कौन इंटरेस्टेड है कि भाई यहाँ वैली में अमन ना हो? क्यों? क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी हुए हैं, असेंबली इलेक्शन भी हुए हैं, और यहाँ पे इसकी जो वोटिंग परसेंटेज आई है, पहले होती थी 2%, 4%, 12%, 20%, आज है 80%, 70%, इस किस्म की हुई हैं। तो दुनिया को क्या संदेश जा रहा है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, ये बड़ा बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। जी। और ये जॉर्ज सोरोस जैसे जो सीआईए के लोग हैं या आईएसआई के हैं, उनको हजम नहीं हो रही, तो उन्होंने कुछ ना कुछ करवाना है। परंतु उस करवाने के बीच में अभी देखिए, जैसे अभी खानियार की बात करी है, अभी ऑपरेशन चल रहा है, पर उन्होंने वहां पे कोकरनाग में भी चल रहा है, बांदीपुरा में कल रात को हुआ है, तो उन्होंने क्या, सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या पकड़ा है? उन्होंने पकड़े हैं 2 पिट्ठू बैकपैक्स। उसमें से क्या निकला है? खाने का सामान। उसमें से क्या निकला है? एमुनिशन। अब खाने का सामान मतलब कि ये लोग डेफिनेटली बाहर से आए हैं। इसका मतलब कि मैं कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इनको सपोर्ट देनी थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, वो शायद कम कर दी है, इसीलिए वो लेकर के आ रहे हैं साथ में। अगर उनको पता होता कि जो उनकी पॉलिसी थी कि पहले आप जाके वहां पे रम जाइए, वहां पे रह जाइए और एक नॉन डिस्क्रिप्टिव चीजें रहिए, और जब पाकिस्तान के क्रॉस से बॉर्डर से ऑर्डर मिले तो आप एक्टिवेट हो जाइए और कुछ करिए, मेरा मतलब वो पॉलिसी भी अभी खत्म हो रही है। इसका मतलब अवाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आ रही है और उनको समझ में आता है कि भाई पीसफुल तरीका रहना ही एक सही परिभाषा है, अदरवाइज ये हमारा डूम्सडे है। चलिए मैं राकेश पंडित से जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं, कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो एक अभी तक तो बड़ा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बना हुआ है, कहीं इस पे हर्डल ना क्रिएट हो जाए? पहले तो मैं इस बात पे आ जाऊं कि कहा गया है कि पिछले 16 दिन में ये कोई 5 पहले आतंकवादी घटनाएं हुई और 2 जो आज चल रहा है एनकाउंटर, 7 हो गई टोटल मिला के। इसमें कुछ हत्याएं भी हुई। और अभी जब उमर साहब यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब का वक्तव्य मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश हो सकती है। भाई वो बताएं ना कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है, उसका नाम ले, वो ही शुड कोट द एजेंसी। और उसके बाद आप देखें कि अगर इस सारा घटनाक्रम जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं चुनावों के समय में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका जो मैनिफेस्टो था वो क्या था। उस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ कि आप ऐसे जिनके ऊपर लगाए गए हैं उनको छोड़ा जाएगा, जिन्होंने पत्थरबाजी करी है उनके ऊपर से सारे मुकदमे हटाए जाएंगे। और ये तभी नींव पड़ गई इस चीज की कि उमर सरकार जब आएगी, पाकिस्तान जो है वो फिर से एक्टिव होगा और इस तरह की घटनाएं जो है वो यहां घटेंगी। और फारूक अब्दुल्ला यहां तक कहते हैं कि ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। मुझे ये बताएं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए ना उनको, वो भारत की धरती पर बैठे हुए हैं, उनका नाम लेके पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी कर्नल साहब ने कहा कि किन लोगों को फायदा हो सकता है कि अगर कश्मीर जो है उसमें शांति भंग होती है, जम्मू कश्मीर फिर आतंकवाद के रास्ते पर चलता है, तो फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। तो उनको नाम लेना चाहिए, वो लेते नहीं क्योंकि वो उनके आका हैं वहां पर बैठे, उनका नाम लेंगे तो समस्या में खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए फारूक अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला, पिछले ये जो 16 दिन की घटनाएं उसके ऊपर एक शब्द पाकिस्तान के लिए नहीं बोला। चलिए इस वक्त कश्मीर लिए चलते, सीधे श्रीनगर लिए चलते। इहसान फाजिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं घटनास्थल से, वहां पे ग्राउंड जीरो से। फाजिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी, क्या इस वक्त क्या स्टेटस है इस इनकाउंटर का? क्या कुछ आतंकवादी न्यूट्रलाइज हो पाए हैं? देखिए विनोद जी, जिस तरीके से सुबह तकरीबन 8:45 बजे के करीब ये जो एनकाउंटर शुरू हुआ है, अभी ये कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है। हम देख रहे हैं कि बीच बीच में गोलियों का तबादला लगातार जारी है और कुछ टाइम तक हम देखते थे कि यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली मोटर शेल्स या कह सकते हैं बड़े गोले दागे भी गए हैं और साथ ही साथ यहाँ फायरिंग भी जारी है। यानी दोनों साइड से जिस तरीके से खबरें आ रही है, जिस तरीके से सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 मिलिटेंट्स की खबर होने की वहां पर इत्ला है, जिसमें एक एलईटी कमांडर जो है वो बताया जा रहा है जो कि फॉरेन मिलिटेंट है, दूसरा जो है वो लोकल है। मगर साथ ही साथ जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मैं बात करूंगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो या सीआरपीएफ का अमला हो, वो इस ऑपरेशन को सुबह से ही अंजाम दे रहे हैं और खासतौर पर लगातार जो है सिलसिला जारी है। यानी इन बिटवीन अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली यहाँ पर कह सकते हैं कि गोलियां जो है लगातार, गोलियों का जो तबादला है वो लगातार जारी है। यानी फायरिंग जो है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस में चल रही है और साथ ही साथ जितने भी इलाके दाएं बाएं हैं उनको मुकम्मल तौर पर
बंद कर दिया गया है, यानी गली कोचे जो भी है, जितने भी सराउंडिंग्स में एरियाज है, उसको मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। ये खास तौर पर एक घना इलाका है, शहर खास का खानियार इलाका, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा है। और जिस रास्ते पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, जहां पर मैं खड़ा हूँ, अगर आप देख सकते हैं इन द बैक, यहाँ पर सिक्योरिटी व्हीकल्स काफी ज्यादा है। यही वो रास्ता है जो कि जेएलएम हॉस्पिटल की तरफ की जाता है, क्योंकि एक शहर खास का एक खास अस्पताल है जहां पर मूवमेंट जो है काफी ज्यादा तीमारदारों को रहती है। मगर कह सकते हैं विनोद जी, लगातार इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस चीज को भी ठान रखा है कि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, क्योंकि शहर खास के इलाके में अगर मैं बात करूं तो मकान जो है वो काफी क्लोज रेंज में रहते हैं। कहीं कहीं जगह पर इन चीजों का भी खास ख्याल रखा गया है। सुबह मॉर्निंग से ही हमने देखा कि जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स में जो मकान या जो लोग वहां रहते थे, उन्हें पहले ही सेफ एंड साउंड तरीके से इवैक्यूएट किया गया ताकि ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। चलिए फाजिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपके साथ बात करेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो हमारे तक पहुंचाते रहिएगा। इन्होंने एक सवाल उठाया आपके ऊपर कि क्यों पिन पॉइंट नहीं करते हो आप? देखो, मैं पहले इनको एक जवाब, हालांकि उन्होंने ये कहा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कि पाकिस्तान के मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। क्या पता फारूक साहब ने यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में बोला हो। जी, आप यहाँ की इलेक्शन से, यहाँ की असेंबली बनने से क्या पाकिस्तान को फायदा होगा? नहीं जी। यहाँ सीएम कौन बनता है उनसे फायदा नहीं है उनको। यहाँ का मामला, यहाँ का मसला इंटरनेशनली लाइव रहे, जैसे सर ने बोला जी, वो उनको फायदा है। यहाँ की वोटिंग होने से, यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनने से यहाँ के इंटरनल लोगों को नुकसान है, पॉलिटिकल राइवरीज है। आप देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले 2014 से 2014 के बाद, चूंकि आप हर चीज पे नजर रखते हैं, जम्मू के खास करके, 2014 के बाद जब भी कश्मीर में या कश्मीर के कहीं जम्मू के किसी इलाके में कोई किलिंग होती है, क्या भाजपा कभी आके ग्राउंड पे टायर जलाए? क्या भाजपा ने कभी जम्मू बंद का कॉल दिया? जी। क्या भाजपा कभी बाहर आके उनकी किलिंग्स के लिए बाहर आए? ऐसे तो 2014 से तो पहले बाहर ही होते थे। जम्मू बंद, जम्मू में टायर जले, जम्मू में ये हो गया, जम्मू में स्कूल बंद। उसके बाद क्या हुआ? आज भी तो लोग मरते हैं, आज भी तो किलिंग हो रही है, आज भी वही इनोसेंट लोग हैं, तब भी वही इनोसेंट लोग थे। ऐसा क्या है? भाजपा क्या चाहती है अभी? क्या ये बातें उनकी तरफ जाती हैं कि वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ये चीजें? आप देखो, कुटवा में, हीरानगर में अटैक हुआ, आप देखो डोडा में अटैक हुआ, राजौरी पुंछ में हुआ, कहीं पे जम्मू बंद की कॉल नहीं आई। डांगरी में हुआ, यहाँ रियासी में हुआ, वहां पे किसी जवाब ले लेते हैं। आपके पास आने पाऊंगा, राकेश पंत जी जवाब दे देंगे। मेरे मित्र कह रहे थे कि अभी की भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो 2014 से बाहर नहीं निकले, ये कहाँ सोए हुए थे? अभी प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो कश्मीर दौरे पर गए। कश्मीर दौरे पे तो जाते हैं, जम्मू कब बंद किया? अभी रुकिए, आपने कहा जम्मू बंद की कब की? आपने जम्मू 2014 से पहले टायर जला के पूरा जम्मू काला कर देते थे, वो कब कर दिया? पहले कश्मीर को भी काला किया। तो जाएंगे, सुनिए ना पहले आपको उसको सुनिए पहले। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो वहां पर गए और उस फैमिली के पास गए जो मिलिटेंट एक्टिविटीज में जहां शहादत हुई थी परिवार की। मैं आप जम्मू में आ रहा हूं, शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए पहले, शांत हो जाइए, अपने टर्न पे बोलिए ना, पहले सुन लीजिए। आप सवाल मुझसे आपसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप सुनिए पहले। आप जम्मू की बात करते हैं कि जम्मू में इतनी आतंकवादी घटना कब बंद किया आपने? अरे सुन लीजिए ना, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र रखिए ना थोड़ा सा। आप लोग क्या कहते थे 14 के पहले? ये हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, ये कर रही है, अभी इलेक्शन बनने से पहले कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ की फोर्सेज जो है, और आज भी हमारी सुरक्षा, अरे बस करे ना, आपने क्या किया सबको मालूम है, वहाँ पर सबको मालूम है। वहाँ पर देखो 87 से लेकर 89 में आप खड़े हो यहाँ पर लंदन में, 47 क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं आप? आप कैसे जवाब देंगे? सर आप कहाँ थे? आप बोलो कौन सा रिप्रेजेंटिंग आपने किया? आप छोड़िए उसको,
छोड़िए ना, बंद बोलो आप छोड़िए जम्मू उसको। में किया। आप यू नॉट रिप्रेजेंटिंग जम्मू, बिल्कुल आप कश्मीर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये घटना है वहां पर हुई। मैं जम्मू का हूँ, आप कश्मीर के लोगों को मैं जवाब जम्मू दीजिए का हूँ। पहले। नहीं, आपने आप हमारे कश्मीर लिए को बंद रिप्रेजेंट किया। कर रहे हैं। 42 आप सीटें बोलो मिली आपको बुंदेलखंड वहां लोग मरे, कब आपने 42 बंद किया? सीटें मिली कश्मीर 82 में, में आपने लोग 42 सीटें, आप राजौरी पुंछ में अरे देखो। 42 सीटें मिली सर, आपको, राजौरी पुंछ में आपके आप मुख्यमंत्री देखो। को 2 जगह से सर, उन्होंने जम्मू- जिताया, वहां जवाब दीजिए आप जाकर। जम्मू को सिर्फ अरे जम्मू की बात नहीं करिए आप, जम्मू आपको बोलते शोभा ही नहीं हैं। देता, सर, राजौरी जम्मू की पुंछ बात आप करना बोलो। आपको शोभा ही नहीं देता। सर, जम्मू आप राजौरी पुंछ जम्मू की बोलो, बात डोडा- करना आपको शोभा डोडा, नहीं देता। किश्तवाड़, रामबन बोलो। एक्सरे की मशीनें तक आप उठा कर उधमपुर लेके गए थे बोलो। वहां आप पर। बोलो अरे छोड़े ना जम्मू कब उसको, बंद किया? उसको छोड़िए, आप जवाब नहीं दे छोड़िए सकते। उसको। आज आप 2014 उसको से छोड़िए। लेके आज चलिए, तक मुझे जम्मू लगता है- के- मुझे लगता जम्मू है के कि आज- सिविलियन के मरने के लिए कभी भाजपा उनको पार्टी जवाब की- दीजिए, आप उनको जवाब दीजिए, जहां 42 सीटें लेकर आए हैं। संवेदनशील सर, मुद्दा हमने रखिए दिखाया जी। डेमोक्रेसी आज में सियासत हम ना रिश्ते की हो जाए गए, तो चीफ ठीक है। ये कल होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको जी, जवाब जी, दे, जी। जहां से बहुत चलिए, बड़ा जी, mandate चलिए, जो है वो चलिए। लेकर रहे हैं। बिल्कुल उनके ठीक। बच्चों को कर्म जवाब होता दीजिए है। जाकर, मैंडेट उनके इसका- बच्चों को जवाब दीजिए बनाया और जाकर। जम्मू का हमसे नहीं दोबारा बोलिए, से हम अमल- देखेंगे जम्मू का क्या होना है। आप क्यों देखेंगे? अरे चलिए, छोड़िए ना, डेमोक्रेसी आप उधर है। देखिए, यहाँ लोग उधर देखिए, रखिए, 42 सीटें लेकर आए हैं। कर्म होता मुझे लगता है 42 सियासत नहीं होनी विनोद जी, चाहिए। मैं- कर्म एक होता मिनट, कर वहाँ का सर, कश्मीरी, 56 आम सीटें। कश्मीरी, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब। स्पोर्ट होके 56 आम सीटें कश्मीरी आ गई। जो है, ये पिछले जितने भी यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में हुई, आम कश्मीरी अपने बच्चों को लेकर फिर से एक संशय उनमें बन गया कि वही पहला वाला दौर जो है वो यहाँ पर आने वाला है। किसकी वजह से? 2 सीटों, अरे आपकी वजह से, आपको 42 सीटें आपकी वजह से, आपकी वजह आपकी से। वजह से 42 आपने सीटें डोगरा दी। चलिए आपने चलिए डोगरा चलिए बनाना था। चलिए चलिए आपने चलिए डोगरा देना कर्म था। होता छह इसको कैसे यूनिवर्सिटीज रोका जा आपने सकता है? डोगरा चलिए चलिए आप सेंटर और स्टेट में चलिए 6 चलिए यूनिवर्सिटी कर्म होता कैसे रोका जा सकता है? वीसी देखता आप बनाते इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? रोकना तो अभी कठिन है, आतंकवाद खत्म करना मुझे नहीं लगता। उसमें नहीं आते क्योंकि आई एम गिविंग इट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इसको हम लोग वहाँ पर ये पहले भी कह चुके हैं। मैंने आपको सिर्फ एक सवाल पूछा, वही कि 70 किलोमीटर की जो बाकी वो है उसको शिनाख्त की जाए। जैसे कि अभी कहा इन्होंने, अवाम सिक्योरिटी एजेंसी। एक मिनट आपको रोकूंगा, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक लेना चाहता हूं मैं। लौटते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, वापस लौटते हैं और फिर से दे कर्नल एस के मंगोत्रा के पास चलेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है आपका। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आतंकवाद का न जाति होती है, न धर्म होती है, ना उनमें संवेदना होती है, न मानवता होती है। लेकिन हम में मानवता है, नागरिकों में मानवता है, इसलिए हमें बढ़ते आतंकी वारदातों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कर्नल एस के मंगोत्रा बोल रहे थे, बीच में ब्रेक लेना पड़ा। जी कर्नल साहब। विनोद जी, जो आपने कहा कि ये किस तरह से हम इसको जो है वो जी। ला सकते हैं कंट्रोल में और ऑल दैट। देखिए, सबसे पहले बात तो यही है कि हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि ग्राउंड में काम कर रही हैं और उसमें आवाम को बहुत गूढ़ी तरीके से शामिल करना पड़ेगा, घने तरीके से शामिल करना। यानी कि या तो हम ऐसी कुछ ऑर्गेनाइज कमेटियां बनाएं जो कि इन पे नज़र रखें और उनका पुलिस वालों से, जो कि SHO पीछे जो फिल्टर लगा है, उस फिल्टर को जाकर वो फीड करें। पर ये मैंने जैसा कहा कि शहादत तो देनी पड़ेगी। देखिए, जो मिलिटेंट है, जैसे उन्होंने कहा कि उनका कोई धर्म, ईमान या कुछ नहीं है, वो किसी को भी जाके गोलेगा, उसको पता है ये मुखबिर है तो वो उसको मारेगा। Yes. मारेगा, ये तो होगा ही। पर हमको कुछ ना कुछ वहाँ पर आवाम को करना पड़ेगा कि ठीक है, ताकि ये मिलिटेंटों में ये जाए
कि भाई अब तो आवाम जो है वो तो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो तो छोटी सी चौकी जो थी उनके पास भाग के चले गए वो, और उन्होंने आकर ऑपरेशन किया और हमारे बंदे मार दिए। तो जब तक ये चीज़ जो है वो एक कोऑर्डिनेशन, वेल कोऑर्डिनेटेड वो नहीं होगी, पर क्या है कि वहाँ पर जैसा हम बोलते हैं, आज से नहीं बहुत पुरानी है कि जयचंद हैं, अब जयचंद वहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी मुखबरी होती है, मुखबरी में भी ब्रेकेज होती है, लीकेज होती है। अब ये लीकेज कहाँ हो, तो मैं आपको बताता हूँ, हमारा ऑपरेशन होता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, बारामूला में ऑपरेशन करता था। कुछ ऐसा होता था कि जब भी ऑपरेशन होना तो कुछ ना कुछ साला गड़बड़ हो जाती। तो मैंने फिर कमांडर साहब से कहा, अपने DOC साहब से मुझसे बातचीत हुई, बोल रहे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार हम इनको नहीं लेके जाएंगे, नो नेम्स। तो उन्होंने कहा ठीक है, इट्स एग्रीड, वी एग्री विद यू एंड वी हैव सक्सेस इन द ऑपरेशन। मैंने कहा सर बताइए अभी ये प्रॉब्लम हमारी वहाँ पर है, क्योंकि अगर लीकेज होगी, और लीकेज कहाँ से होती है, लीकेज वहाँ से लोकल से होती है। मैं पुलिस को भी, उनके बंदों को भी ये कहूँगा कि दे आर ऑल्सो नॉट विश ऑफ पार्ट, वी कैन नॉट हैव टोटल कॉन्फिडेंस ऑन दैम, देर आर पीपल दोज हु आर, और जैसा कि है कि हम लोग कुछ भी पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे। द थिंग इज कि दिस कोऑर्डिनेशन आवाम की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिसमें हमारे BSF के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, आर्मी के, तमाम इन लोगों को जो इंटेलिजेंस शेयर करनी पड़ेगी। अभी ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है ये एक छोटी सी उसमें नहीं है, ये बड़े ग्रुपों में हुई है। ग्रुपों में मतलब कहने का स्प्लिंटर ग्रुप्स अलग अलग जगह से इन्फिल्ट्रेट करके वो अपने एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जो उनको एरिया ऑफ ऑपरेशन दिया गया है। और इसीलिए आप देखिए कि हर तीसरे चौथे दिन 10 दिन के बाद एक ऑपरेशन हो रहा है। वो इसीलिए क्यों, मैं इसका हमारे अपने नो नेम ऑफ द यूनिट्स, वो इस तरह ऑपरेट करती हैं। Whenever we give them tasks, they are tasked like that in the teams, छोटी टीमों में, और वो जाकर सक्सेस हासिल करते हैं वो लोग। तो ये जो है हमारे तमाम, जैसा कि कल साहब ने भी बोला, वजीर साहब ने बोला कि तमाम आदमियों की कोऑर्डिनेशन आवाम की भी, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट वो है सबसे पहले। क्यों, कहीं से भी वो निकलेगा, कहीं भी रहेगा, कहीं से भी, देखिए ऐसा तो है नहीं कि ऑपरेशन एक ही दिन में हो जाता है। रिकॉनेसेंस चाहिए, टारगेट को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ टारगेट मिलेगा, उसका टाइमिंग क्या है, कितने बजे मुझे टारगेट के पास पहुंचना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हासिल करने के लिए। मैं रुकूं, मैं सीधे कोकरनाग लिए जाता हूँ। हमारे साथ पीर मुजफ्फर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और उनसे पूछते हैं कि उस इनकाउंटर का क्या स्टेटस है। पीर मुजफ्फर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। मुजफ्फर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या स्टेटस है और कितने आतंकवादियों के होने की आशंका सिक्योरिटी फोर्सेस की हो? क्या उनको कॉर्डन कर लिया गया है कि अभी घना जंगल है? बिल्कुल विनोद जी, मैं आपको बता दूं, यह है दक्षिणी कश्मीर का जो हालन कुकरनाग, ये वो क्षेत्र है जो आपको तस्वीरों में इसमें दिखा रहा हूँ। दो हिस्सों में ये बट रहा है, तो लारनू कुकरनाग का हिस्सा आता है और दूसरा शांगत इलाके का। लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने जो अपना रूटीन गश्त उसको बढ़ाया और उनको पहले ही वहाँ पे कुछ बनक लगी थी कुछ मूवमेंट के हवाले से, और तुरंत उन्होंने आज सुबह इसी पहाड़ी को चारों ओर घेर के रखा था और मिलाकर जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस सस्पेक्टेड एरिया की तरफ अपनी पेशकदमी की, तो तुरंत वहाँ पे जो छुपे हुए मिलिटेंट्स थे उन्होंने उन पर फायर किया और ये फायर एक एनकाउंटर में बिल्कुल तब्दील हुआ। लेकिन जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैं बता दूं, यही वो पहाड़ी है जो आपको ये गन्ना जंगल नजर आ रहा है। इसी गन्ने जंगल के ऊपरी वाले हिस्से में, यानी कि इसको हालन के नाम से हम जानते हैं, इसी एरिया में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्री के दरमियान जो एनकाउंटर वो जारी है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वक्त यहाँ दावा किया कि हमने 2 मिलिटेंट्री को मार गिराया है। लेकिन इस वक्त मैं बता दूं, अगर हम पूरे इस इलाके की बात करें, जितने भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट यानी कि दाखिली और खारिजी रास्ते, उनको पहले ही सील किया गया है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट उसको बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस के वरिष्ठ जो ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे इस वक्त पहुंच रहे हैं, खुद निगरानी कर रहे हैं इस एनकाउंटर की। मैं बता दूं, अगर हम कुकरनाग एरिया की बात करें, जहाँ पे पहले ही गढ़वाल के 2 एनकाउंटर हमारे सामने है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ आज ये एक और यहाँ पे ये तड़के जो ये एनकाउंटर यहाँ पे हुआ है सुबह सुबह, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये दावा किया कि हमने 2 मिलिटेंट को मार गिराया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो ये पूरा एरिया है, इस
एरिया को फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सिक्योरिटी एजेंसियां खासकर सीआरपीएफ या इसके साथ जो बाकी जो फौजी जो स्थल है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर उनका ये लक्ष्य है कि चाहे ये 2 या 3 मिनट या 4 मिनट हो सकते हैं, चलिए पूरा जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे खत्म करें। चलिए फिर आप मुजफ्फर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, जो अपडेट होते वो बताते रहिएगा। अब सवाल ये है डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि आप कहते हैं कि लोकल सपोर्ट मिल रही है और हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं 90 से कि ऑपरेशन सद्भावना इतना ज़्यादा खर्चा सेना करती रही, क्या ऑपरेशन सद्भावना का कोई लाभ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन सद्भावना का सवाल है, मैंने पहले भी बोला, कोई भी चीज़ आप शुरू करेंगे उसकी एक लाइफ होती है, उसकी एक लिमिटिंग एज होती है। सद्भावना बहुत पैसा खर्च किया गया है, लोगों के साथ विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स बोलते हैं, वैन ऑपरेशंस किए गए हैं और उनका जो रिजल्ट्स भी आए हैं और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, और वो रिजल्ट्स को आर्मी ने यूज़ भी किया है और बहुत सारी सक्सेसेस आ भी गई हैं। परंतु भी यहाँ पे आपके सारे पैनलिस्ट ने बोला कि ये एक कंसर्टेड एफर्ट चाहिए जिसमें सारे इसके भागीदार बने, ताकि तभी हम इसको ख़त्म कर पाएंगे। और हमने उसमें बोला कि भैया ये जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन आना चाहिए जिसमें हर कोई इनकरेज्ड हो, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अभी मैं यहाँ पे लोगों को ये बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ यहाँ पे किसी ने सिक्योरिटी लैप्सेस का भी जिक्र हुआ और किसी ने ये भी बोला कि हेड्स मस्ट रोल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ लड़ रही हैं, ये इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस आईडीएफ की तरह नहीं है। हालांकि आईडीएफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, एक्रोनिम बराबर होता है, पर दोनों बराबर नहीं है। आईडीएफ जो लड़ रही है उनका टोटल गाजा और हमास को और हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का इलाका है, पर हमारे यहाँ पे वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कश्मीर इज एज पार्ट ऑफ इंडिया एज एनी अदर प्लेस। कश्मीरी लोग उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने बाकी हिंदुस्तान के लोग हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जब ऑपरेशन करती हैं तो उनको ऑर्डर्स होते हैं कि कोलैटरल डैमेज नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो ह्यूमन कैजुअल्टीज, ऐसे चीज़ें दी जाती हैं। और अल्टीमेटली एसओपीज जो बनती हैं वो लड़ाई करने के तरीके को, उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं फाइटिंग विद वन हैंड टाइड बिहाइंड योर बैक। तो एक हाथ से आपने गोली चलानी है दूसरे बंदे पे जो आप पे गोलियां चला रहा है, तो ये आप कैसे करेंगे? अभी आपने खानियार के विजुअल दिखाए हैं मॉर्निंग में, आपका रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक नॉर्मल चल रही है, गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, दुकानें खुली हैं, ऑपरेशन अंदर चल रहा है। अब ये इतना बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, वहाँ आरआर बटालियन लगी हुई है पुलिस की एसओजी के साथ, इतना बड़ा चैलेंज कैसे अचीव करना है? तो ये डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आर्म फोर्सेस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की लोगों को समझनी चाहिए और लोगों को इसका ग्रेटफुल भी होना चाहिए कि हमारी हिफाजत के साथ साथ ये मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब बात आती है स्लीपर सेल्स की, जयचंद की बात करी है या अब वो चाहे वो रेडिकलाइज्ड लोग हैं या पैसे के लालच में हैं या गन पॉइंट के डर के ऊपर हैं, ये सब चीज़ें एलिमिनेट करने के लिए हमें पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। तो उसको करने के लिए ये हम सब मिलकर जो काम करें ताकि हम इस मिलिटेंसी को मिटा सकें और कोलैटरल डैमेज को अवॉइड कर सकें, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। चलिए, एक स्लोगन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, दिल से दिल्ली की दूरी, मुझे लगता है वो कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के आतंकी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। चाहे जितना भी खाना साथ में लेके आए, उनको चाहिए शेल्टर भी चाहिए, उनको रोटी भी चाहिए, वो दूरी कैसे होगी? स्वर्गीय आर्मी के जो हमारे जनरल थे, उन्होंने एक बार ही कहा कि हम 2.5 मोर्चों पर यहाँ पर लड़ रहे हैं। ये बड़ा, इस पर भी बड़ा हो हल्ला हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और किसकी तरफ उनका इशारा था। ये वही 2.5 मोर्चों के ऊपर की लड़ाई है और हमें ये समझना होगा कि लोकल सपोर्ट उनको है यहाँ पर, तभी आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। और अभी अभी कर्नल साहब ने ये भी कहा कि अगर वो बॉर्डर से चलते हैं, सीमा से चलते हैं और 70 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं, तो वो जो 70 किलोमीटर अंदर आना है उसके बीच का जो एरिया है, बीच का वो कहाँ रहे, किसके घर में रहे, कहाँ खाना खाया, किन्होंने उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, इस सबका पता होना चाहिए, तभी ना चलेगा। हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं। और उसके बाद ये जो सरकार अभी जुम्मा 16 दिन आए हुआ है, ये सबसे बड़ी उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है। आप इस चीज को मानते ही नहीं है। हम तो शुरू से यही कह रहे हैं कि ये, जैसे देखिए,
ये बड़ा आसान है कि आगा सईद रोहिल्ला यहाँ पर कहते हैं कि वो जी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनको यहाँ पर करना जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अरे भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी के साथ आप एक स्टेटमेंट वक्तव्य जारी करिए। आप क्या चाहते हैं? फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यह सारा कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुरक्षा की सारी यहाँ चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के हाथों में आए, इसीलिए आप करवा रहे हैं। तो ये इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगाना नहीं, वक्त नहीं है इल्जामात का वक्त नहीं है, ये संवेदनशील मुद्दा है। मुझे याद है यही सवाल गवर्नमेंट जो थी वो गवर्नर साहब से पूछती थी। और दूसरा विनोद जी, मैं अभी अपने एक हमारे विधायक जिनकी अभी मृत्यु हुई, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब, उनका जो आखिर का एक प्रेस बाइट था, मैं उसका भी जिक्र भी यहाँ पर करूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इकट्ठे होकर यूनाइटेडली इस चीज के लिए लड़ना चाहिए जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जहां पाकिस्तान परस्त जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो उनके खिलाफ इकट्ठे होकर, ना कि एक दूसरे के ऊपर हम लोग छीटाकशी करें और फिर उसके ये हमारी कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, ये आप इस चीज को मानेंगे कि उनके सिंपैथाइजर जो है वो इस सरकार में भी बैठे हुए हैं, तभी ये घटनाएं जो है वो बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक साइड हो सकती है, परंतु मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि अभी हमको इसका सोल्यूशन चाहिए। और जहां तक सोल्यूशन की बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जब पॉजिटिव इंडिकेशन है हमारे पास कि अवाम जो है उन्होंने मिलिटेंट्स का साथ देना छोड़ दिया है, 100% नहीं है, परंतु हमारे पास इंडिकेशंस हैं कि जो अवाम है, कश्मीर की अवाम है, वो अपने आप को भारत के साथ जोड़ना चाहती है और भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है। परंतु फिर भी मैं एक पॉइंट मेरा मिस हो गया है। अभी जितनी भी किलिंग्स हो रही हैं, अभी देखिए ये सारे माइग्रेंट्स की किलिंग्स हैं, क्योंकि अमेरिकन या जॉर्ज सोरोस कैसे लोग, या चाइनीज, यहाँ पाकिस्तानी ISI के लोग, वो चाहते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी को कुछ ना हो। किसी टूरिस्ट को नहीं मारा जा रहा, किसी लोकल को नहीं मारा जा रहा, सिर्फ हो रही हैं माइग्रेंट वर्कर्स जो लोग हाथों से काम करने के लिए बाहर से आए हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये चीज़, इसको एड्रेस करना चाहिए। और जो कश्मीर की आवाम है, जैसे मैंने बोला, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए जिसमें लोगों को बताया जाए। अगर अभी कर्नल साहब ने बोला कि 70 किलोमीटर अंदर आते हैं, तो हमारी जो पुलिस की बीट कांस्टेबल है, वो जो एजेंसीज है, वो क्या कर रही हैं। प्लस अगर लोगों की भागीदारी चाहिए, अगर हमारी वहाँ आर्मी यूनिट या कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिट डिप्लॉयड है, तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म है कि वो उनको इन्फॉर्म करे। जैसे अभी आपने देखा राजौरी के अंदर परसों, अखनूर में परसों, वो 3 बच्चों ने टेररिस्ट का पता बताया था। तो इस तरह से जूतों से पहचाना था। के लिए मैं चाहूँगा कि जिस किस्म की स्टेटमेंट्स फारूक साहब ने दी हैं या उमर साहब ने ओथ लेते ही दी हैं, वो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दी हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें NC की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोगों को ये एक किस्म का कोई जरिया दे कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक्शनेबल ह्यूमन इंटेलिजेंस। चलिए निसार साहब, सवाल ये उठता है कि हम सब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आतंकी वारदातें ना हो, अमन में रहे जम्मू कश्मीर। कड़ी मशक्कत, बहुत खून खराबा हमने देखा है, लाखों कब्रें हमने वहाँ देखी हैं, लेकिन किस तरीके से हर सोसाइटी में ब्लैक शिप्स होते हैं, इन ब्लैक शिप्स को कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए विनोद जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ्रॉम द बिगिनिंग यही रहा है कि हमने कभी आतंकवादियों का साथ दिया नहीं, हुकूमत में हम रहे, हमने इलेक्शन लड़े। फारूक साहब तब भी इलेक्शन के लिए बाहर आए जब कोई यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी अब सोल्यूशन ढूंढना है सर जी। सोल्यूशन हमारे ख्याल से कि जब तक पीपल का, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीता जाए, तब तक चाहे आप इंटेलिजेंस, जैसे सर ने बोला या डॉक्टर साहब ने बोला कि ये जो गैप है, ये लोगों पे जब बात आती है, सर ने बोला कि शहीद होना पड़ेगा, या सर ने बोला कि 70 किलोमीटर अंदर आते हैं, ऐसा क्या है लोग यहाँ के आर्मी, यहाँ की पुलिस से नहीं बताना चाहते। देखो अच्छे भी हैं, अभी सर ने बोला अखनूर का वाक़ा हुआ, 3 बच्चे आए, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, वो आए। अगर राजौरी पुंछ में होता है, वहाँ भी लोग आए बताने के लिए। मैं कश्मीर की बात या अलग जम्मू को लेके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक है। निसार साहब, और एक चीज़ आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, कश्मीर को लेकर के बड़े प्रयोग हुए हैं, श्रीरंगा राजन कमेटी, वर्किंग ग्रुप, फिर सेल्फ रूल की बात की, आपका भी ऑटोनॉमी का मसौदा। आप बताएं कैसे दिल जीता जा सकता है, आपके पास क्या मसौदा है? देखो मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम कहाँ है। हमें बोला गया पहले, जब ड्यूटी का, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो पहला नारा आया डिलिमिटेशन, स्टेट एंड देन इलेक्शन।
फिर उसको मिंगल किया, फिर जनाब Election डिलिमिटेशन, has फिर to- इलेक्शन, जी। फिर स्टेट। अभी स्टेट का रेजोल्यूशन पास हुआ। देखो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को पर्सनल ले रहे हैं। आप देखो ये अगर मैंडेट आपको जम्मू अलग मैंडेट आता है, आप देख रहे हो कश्मीर अलग आता है, राजौरी पुंछ ने जिस पे भाजपा ने इतना प्रयोग किए वहां से कोई सीट नहीं आई। ऐसा क्या था? जी तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये जो वादे किए जाते चलिए। हैं, ये जो वादे इजाजत किए समय- जाते हैं समय- लोगों के साथ में जो लोगों के साथ वादे किए वो इन टाइम पूरे किए जाएं। जी अगर स्टेट की बात समय आई कम तो है, एक मिनट में सबसे कल मल्होत्रा, आपको क्या लगता है क्या इसका सोल्यूशन है? हालांकि सोल्यूशन होता तो अब तक कब से चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके जहन में जो आता है 1 मिनट में सिर्फ बताइएगा। विनोद जी, समय बिल्कुल मैं सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले हमने एक्सेशन डे मनाया, ठीक है, कल यूटी डे था, वो नाराजगी ठीक है, एक्सेशन डे मनाया कि जी हमारा विलय दिवस। विकल्प विलय हो गया जी। JNK से। आज भी क्यों ये बोलते हैं हम लोग कि कश्मीर भारत का हिस्सा है? वी नेवर से भारत है, जी वी ऑलवेज से हम अभी भी भारत का हिस्सा हैं। Whenever, even in this forum, अभी 10 people have said, but they have said this thing कि कश्मीर हिस्सा है भारत का। जी, भाई जी। भारत का भारत, वो तो भारत है। जी। Why should we say always this चलिए thing कल तक कि भारत में? समय कम। पंत जी 1 मिनट में एक ही बिल्कुल 1 मिनट में जी। उमर अब्दुल्ला इज ऑन हनीमून पीरियड और लेट द हनीमून कम टू एन एंड। उसके बाद चीजें जो है वो बिल्कुल चीजें दिखना शुरू होगी कि उनकी कारकर्दगी क्या है। हम भी इसीलिए जल्दी में नहीं जी जी डॉक्टर विजय, हम भी जल्दी में नहीं डॉक्टर है। विजय सागर उमर साहब से मेरी गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढें, लोगों को इंटीग्रेट करने का इंटेलिजेंस फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में, उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाए। और दूसरा जो है बाकी सबके लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है कि आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज में इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बनाएं, ताकि जितनी भी ये 17 किलोमीटर की जो सर ने बात की है कर्नल साहब ने, इस चीज को नापा जा सके। वो पुलिस की जो बीट कांस्टेबल की जो ड्यूटी है वो हर जगह फॉर्मुलाइज की निसार जा साहब, सके और इसको किया जाए। वाइंड अप करेंगे। निसार साहब 1 मिनट में, 1 मिनट में लूंगा जी। ये जो वादे किए गए हैं यहाँ के लोगों से, मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उससे होगा। अगर यहाँ के लोगों को बोला गया 370 के बाद कि हमारी ये चीज़ें, आपको डेवलपमेंट है, आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स आए आपके पास, वो लोगों को दिखना चाहिए। स्टेट का वादा किया वो लोगों को मिलना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो जरूरी है लोगों में, उसी से ये चीजें सारी होंगी, वरना इतनी पॉलिसीज बनी, इतने कमीशंस बने, कुछ भी नहीं हुआ। स्टेट आपको लूटने के लिए नहीं देंगे, स्टेट आपको लूटने के लिए नहीं देंगे। नहीं स्टेट लूटने के लिए नहीं है सर, स्टेट लूटने के लिए आज तक आपके पास पावर थी, अब इनके पास होगी। देखिए, जो कहते हैं हम लोग के वादे होने चाहिए, ये होने चाहिए। देखिए, सर 1947 से हमने देखा, मैं सोनामर्ग में पोस्टेड था, वो सड़क जो आज मैं देख के आऊँ और वहाँ जो अब पहले थी, हमें जाके हड्डियां गिननी पड़ती थी पूरी है कि नहीं। आज आप 40 मिनट में वहाँ पहुँचे। चलिए नॉट द डेवलपमेंट। कर्नल मल्होत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत। परंतु पंत साहब आपका भी स्वागत, डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत, निसार साहब आपका भी स्वागत। मामला संवेदनशील है और मुझे लगता है कि एकजुट होकर के ही आतंकवाद से मुकाबला किया जा सकता है और हर एक नागरिक में उसका योगदान होना चाहिए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।